अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सीएनएस फार्माकोलॉजी। और सीएनएस फार्माकोलॉजी थोड़ी सी टफ़ है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसको हर कॉलेज सिलेक्टिवली कराता है और हम भी सिलेक्टिवली करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो कैडजन से भी है और लिपिनकॉर्ड से भी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एंटी सीजरल ड्रग्स या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, कौन सी ड्रग्स हम पढ़ेंगे? एंटी सीजरल भी कहते हैं हम इन्हें और एंटी एपिलेप्टिक भी कहते हैं, क्योंकि एपिलेप्सी के अंदर सीजर्स अपीयर होते हैं। सो इसे हम एंटी एपिलेप्टिक या एंटी सीजरल ड्रग्स कहते हैं। सीजर्स क्या होते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और एपिलेप्सी क्या होती है। सीजर्स बच्चों होती है ट्रांजिएंट ऑल्टरेशन इन योर ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, ट्रांजिएंट ऑल्टरेशन होती है हमारी ब्रेन की एक्टिविटी में, और वो कुछ देर के लिए एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेंसरी मूवमेंट्स देखने में आती हैं, या मोटर मूवमेंट्स जो हैं वो एबनॉर्मली आपको पेशेंट प्रेजेंट करता है। मतलब क्या है इस बात का? एपिलेप्सी का बहुत डिटेल लेक्चर है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी उसका साथ। अगर आपने सुनना हुआ तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। होता यूँ है कि आपका जो ब्रेन है उसके अंदर हर टाइम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोनल सर्किट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन्हीं एक्साइटेशन को बैलेंस करने के लिए इनहिबिटरी फीडबैक भी मौजूद होता है, इनहिबिशन भी साथ साथ हो रही होती है। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है तो साथ ही फ़ौरन क्या रिलीज़ होगा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और वो इस न्यूरोनल एक्टिविटी को बैलेंस करेगा। लेकिन ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशंस, यानी कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई ड्रग आप ऐसी ले रहे थे, कोई हेड की सर्जरी हुई हुई थी बहुत टाइम पहले, या कंजेनिटली या फैमिली के अंदर जेनेटिकली कुछ ऐसी रीजंस मौजूद थी कि जो एक्साइटेशन है वो क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। नॉर्मली एक्साइटेशन और इनहिबिशन का वेल मेंटेन बैलेंस होता है न्यूरोनल एक्टिविटी में, और यूँ आपके ब्रेन की एक्टिविटी अंडर कंट्रोल होती है और आपकी जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन ड्यू टू सम कंडीशंस ये जो एक्साइटेशन और इनहिबिशन है, इनका ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। और जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है, और इस तरह से डिस्टर्ब होता है कि आपकी एक्साइटेशन ज़्यादा और इनहिबिशन कम हो जाए, तो उस टाइम एबनॉर्मली ब्रेन डिस्चार्ज करता है। अब डिपेंड करेगा कि वो किस एरिया में एबनॉर्मली डिस्चार्ज कर रहा है। अगर मोटर कॉर्टेक्स में कर रहा है तो एबनॉर्मल मोटर मूवमेंट्स अपीयर होंगी। सेंसरी एरिया में कर रहा है तो एबनॉर्मल सेंसरी मूवमेंट्स फंक्शंस देखने में आएंगे। एबनॉर्मल डिस्चार्ज जब होगा, बहुत इंटेंस एक्साइटेशन होगी, तो पेशेंट की बॉडी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगी, टॉनिक स्टेट में चली जाएगी, पेशेंट गिर जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको ऑडिटरी और सेंसरी हेलुसिनेशंस, विजुअल हेलुसिनेशंस होंगी। ठीक है, तो डिपेंड, सिंपल बात ये एपिलेप्सी की कि इसमें कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि एक्साइटेशन ज़्यादा हो गई, इनहिबिशन कम हो गई, एबनॉर्मल न्यूरोनल एक्साइटेटरी डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ में, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं। ठीक है, अब जो ये एपिलेप्सी है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। बहुत ब्रीफली मैं आपको इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगी। अगेन इसकी डिटेल वीडियो है मेरी, मैं टैग कर दूंगी, और अगर आपने देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसकी टाइप्स के बारे में अगर बात करेंगे बहुत ब्रीफली, तो इसको हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं कि एक हमारे पास जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है, ठीक है, और दूसरी फोकल एपिलेप्सी होती है। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में क्या है कि दोनों हेमिस्फीयर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों हेमिस्फीयर्स में एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा होता है। जबकि फोकल एपिलेप्सी में एक हेमिस्फीयर का एक स्पेसिफिक एरिया इन्वॉल्व होगा और वो एबनॉर्मली डिस्चार्ज करेगा, यानी ये इतनी स्वेयर नहीं होती और ये काफ़ी स्वेयर होती है। ठीक है, अब ये जो जनरलाइज एपिलेप्सी है, इसके अंदर बुक के अंदर लिपिनकॉर्ड के अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स बताई हुई हैं। इन 5 में से 2 मेन इंपॉर्टेंट है। टाइप्स के नाम आपको बेसिकली आने चाहिए, क्योंकि टाइप्स के नामों की बेस पे हमने डिफरेंट तरह की ड्रग्स रिकमेंड करनी है, और ये MCQ में पूछते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस एब्सेंट सीजर्स के लिए क्या है। ठीक है, तो जनरलाइज के अंदर आगे आ जाता है जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर, एब्सेंट सीजर, मायोक्लॉनिक सीजर, ठीक है, क्लॉनिक सीजर्स, और देन हमारे पास टॉनिक और एटॉनिक सीजर्स भी होते हैं। ठीक है, अब इन नामों से कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ भी नहीं है। जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है, और इसमें जो सीजरल अटैक आता है पेशेंट को, वो 1 से 2 मिनट के लिए परसिस्ट करता है। ओरा की एक फीलिंग्स आती हैं बच्चों, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है, 1 to 2 मिनट्स के लिए होता है, और पेशेंट को ओरा की एक फीलिंग्स आती है। ओरा की फीलिंग से क्या
मुराद है, उसकी छठी हिस्स उसको बता देती है कि उसको अटैक आने वाला है, ठीक है, लेकिन वो बेचारा इस अटैक को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये जो छठी हिस्स ने उसको बताने किसी भी फॉर्म में हो सकता है उसको कोई चीज़ सुनाई दे, ऐसे कोई चीज़ सामने दिखाई दे या उसके कानों में आवाज़ आए। फिर जैसे ही ऑरा की फीलिंग्स आती हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस कर देता है और 2 फेसेस अपीयर होती हैं। पहले हमारे पास होती है टॉनिक फेस और फिर वो चला जाता है क्लॉनिक फेस में। टॉनिक फेस में क्या है, उसके मसल्स की टोन बढ़ जाती है, और क्लॉनिक फेस में क्या है, बॉडी की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशंस, ठीक है, टोन इंक्रीज होती है, यूँ उसकी बॉडी सख्त हो जाती है, लेकिन फिर साथ ही क्लॉनिकली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, वो गिर जाता है, उसके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, गर्दन मुड़ जाती है, जैसे कहते हैं शायद फिर इसको किसी चीज़ का साया, लेकिन असल में वो एपिलेप्सी का अटैक होता है, ठीक है। तो बस इतने पॉइंट्स आपने जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर के याद रखने हैं। मोस्ट कॉमन है इसका अटैक 1 to 2 मिनट्स के लिए होता है। इसके अंदर जो है वो पेशेंट को पहले एक ऑरा की फीलिंग आती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, देन टॉनिक एंड क्लॉनिक फेस अपीयर होती है, और फिर पोस्ट सीजर क्या है, जब ये 1-2 मिनट बाद अटैक ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट जब होश में आता है तो वो यूँ सकते में चला जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ, और बहुत ही ज़्यादा फटीग होता है और वो सो जाता है, ठीक है, 4-5 घंटों के लिए वो सोया रहेगा। देन हमारे पास आ जाता है बच्चों एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम पेटेड मॉल एपिलेप्सी भी कहते हैं। एब्सेंट सीजर्स की ये सिग्निफिकेंस है कि इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो होता है, लेकिन ये मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये अटैक जो है वो सिर्फ 30 सेकेंड्स का होता है, और इसमें कोई ऐसे मोटर मैनिफेस्टेशंस नहीं आती। पेशेंट बैठा हुआ है, सामने किसी को देख रहा है, एकदम से अटैक आएगा, वो क्या करेगा, अगले बंदे को यूं घूरेगा, ठीक है, अगले बंदे पे स्टेयर करेगा, और फिर यूं एक ट्विचिंग सी फीलिंग्स, ऐसे लगेगा उसके मसल्स को किसी ने ट्विच किया है, ब्रेन से नीचे गर्दन और गर्दन की तरफ उसकी फेस पे आएगी, और फिर उसका ये जो अटैक था ये ख़त्म हो जाएगा। कोई मोटर लॉस नहीं आता, कोई वो नीचे नहीं गिरता, कोई उसके हाथ पाँव नहीं मुड़ते, ठीक है, तो कोई मैनिफेस्टेशन, इसीलिए हम इसको एब्सेंट सीजर्स कहते हैं कि सीजर आया और चला भी गया और पेशेंट को पता भी नहीं चला, ठीक है। फिर हमारे पास है मायोक्लॉनिक सीजर। मायोक्लॉनिक में क्या होता है, सिर्फ क्लॉनिक फेस होती है, जर्क्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशन, टोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लॉनिक सीजर्स में भी सेम ही होती है। देन सिंपली टॉनिक सीजर्स होते हैं जिसमें सिर्फ पेशेंट की टोन इंक्रीज हो जाती है। अगेन इसकी डिटेल्स आपने नहीं करनी, लिपिन से सिर्फ इसको एक रीड दे देनी है। अब दूसरी बात आ जाती है हमारे पास फोकल सीजर्स की। फोकल सीजर्स वो सीजर्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया से अराइज कर रहे हो, एक स्पेसिफिक एरिया में एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा हो। फोकल सीजर्स को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होते हैं सिंपल पार्शियल और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल, ठीक है। सिंपल पार्शियल जो हैं वो 20 सेकंड्स के लिए लास्ट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स पार्शियल मोर देन 30 सेकंड्स के लिए होते हैं। सिंपल पार्शियल में जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो मेंटेन रहती है, वो होश में रहता है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल में उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है। सिंपल पार्शियल के अंदर हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक मसल्स का ग्रुप वगैरह इन्वॉल्व होगा और कोई इतनी मोटर रिस्पॉन्स देखने में नहीं आएगा, जबकि कॉम्प्लेक्स पार्शियल में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओरा की फीलिंग्स भी आती हैं, इसमें टेम्पोरल लोब ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ऑटोमेटिज्म है, वो अपने दांतों को ऐसे काटना शुरू कर देगा, ज़ुबान को काटेगा और गिर भी जाएगा, और मोटर मैनिफेस्टेशंस वगैरह देखने में आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ जो हैं वो हमारे पास क्या है, एपिलेप्सी की टाइप्स हैं। अभी हम इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखेंगे कि किस तरह हम एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एक और टाइप हमें बताई हुई है कि इन्फेंटाइल स्पैज्म क्या होता है। इन्फेंटाइल स्पैज्म जो है वो हमारे पास एपिलेप्टिक सिंड्रोम है, और इस एपिलेप्टिक सिंड्रोम में हो क्या रहा होता है कि आपके पास ना बहुत ब्रीफ सा जर्क अपीयर होता है जिसमें पहले, ठीक है, ब्रीफ सा जर्क अपीयर होता है जिसमें पहले एकदम मसल्स की एक्सटेंशन होती है और फिर क्या हो जाती है, फ्लेक्शन, ठीक है। तो मसल्स की एक्सटेंशन और फिर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होती रहती है, और ये भी एक एपिलेप्टिक सिंड्रोम है। फिर लिपिन के अंदर 2 टर्म्स और यूज़ की हुई हैं जो कि लास्ट हैं, और फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे कि सेकेंडरी जनरलाइज सीजर्स क्या होते हैं। नॉर्मली हमने कहा कि एक हमारे पास होते हैं फोकल सीजर जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से होते हैं, एक जनरलाइज होते हैं जो कि पूरी हेमिस्फीयर में फैले हुए हैं। लेकिन एक टाइप ये है कि शुरू में वो फोकल था, लेकिन आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया और एबनॉर्मेलिटी और जो उसके ट्रिगर फैक्टर्स थे वो बढ़ते गए, और फिर वो फैल गया और पूरे हेमिस्फीयर को उसने अपनी लपेट में ले लिया। तो फोकल था लेकिन फिर जनरलाइज बन गया, इसलिए इसको हम कहते हैं सेकेंडरी जनरलाइज सीजर। और एक हमारे पास होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या है कि जब एपिलेप्सी
का अटैक सस्टेन रहे काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है, मोर देन 30 मिनट्स रहे, अप टू 2 आवर्स के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। और ये जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है ये बहुत फेटल होगा अगर पेशेंट जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर का है। तो जाहिर है कि टोन इंक्रीज होगी तो रेस्पिरेटरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और यूँ उसकी रेस्पिरेटरी फेलियर और डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ तक हमने बात की है जनरली कि एपिलेप्सी क्या है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका ट्रीटमेंट, असल में जो फार्मा है वो अब स्टार्ट होगी कि हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए हमने ड्रग्स को कैसे क्लासीफाई किया हुआ है।